हेलो एवरीवन, आज हम 1.3 बादल को गिरते देखा है कविता की व्याख्या करेंगे, जिसे लिखा है नागार्जुन ने, जो एक प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं और जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके द्वारा लिखी हुई कविता जिसकी मैं व्याख्या करती हूँ। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। यहाँ पर कवि ने वर्षा के बादलों का आगमन और कमलों पर उनके बरसने का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि मैंने निर्मल श्वेत पर्वत की चोटियों पर बादल को गिरते देखा है। बादलों में से निकलने वाली मोती की बूंदों जैसे उस कणों को मानसरोवर तालाब में खिले स्वर्णिम कमल को गिरते देखा है और पुनः आकाश में बादल को गिरते हुए देखा है। तुंग हिमालय के कंधे पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्याम नील सलील में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से व्याकुल तिक्स मधुर बिसंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। कवि ने यहाँ पर प्राकृतिक तत्वों का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि धवल हिमगिरी पर कई छोटी बड़ी झीलें हैं। इन झीलों के काले नीले जल में पावस की उमस से व्याकुल पक्षी कीड़े मकोड़े को खोजने आते रहते हैं। इसी झील में हंस भी तैरते हैं, इसी शिखर पर बादल घिरते हैं। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालरोण के मृदु किरणें थी अगल बगल, स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जीवन को सारी रात बितानी होती। निशाकाल की चिर अभिशापित बीबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी धरी पर प्रणय काल छेड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। यहाँ पर कवि बसंत दृश्य का वर्णन करते हैं और प्रकृति की जीवों का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु का दृश्य था, मंद मंद वायु बह रही थी, उगते सूर्य की किरणों से पर्वत शिखर स्वर्णिम दिखाई दे रहे थे। एक दूसरे से अलग रहकर रात बिताने का अभिशाप जिस चकवा चौकई को मिला हुआ है, वह सूर्योदय के बाद तालाब के किनारे शैवाल पर प्रणय कीड़ा करते हुए नजर आते हैं, बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलखनाभि से उठने वाले नीच के ही उन्माद परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि ने यहाँ कस्तूरी मृगों का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि दुर्गम बर्फानी घाटी में हजारों फुट की ऊंचाई पर न दिखने वाली नाभि से उठने वाली कस्तूरी की सुगंध से उन्मादित कस्तूरी मृग को दौड़ते हुए एवं कस्तूरी प्राप्त न होने पर चिढ़ते हुए देखा है और उसी घाटी में बादलों को घिरते देखा है। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है? कवि कहते हैं कि मानसरोवर झील पर उगते सूर्य की लालिमा कमल के फूलों पर पड़ती है। उस लालिमा से कमल का पुष्प सुनहरा दिखाई देता है, इसलिए उसे स्वर्णिम कमल कहा गया है। बादल को घेरते देखा है। कविता में प्रकृति के चित्रण को अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि निर्मल पर्वत पर बादल घेरते हैं। बादल में स्थित वाष्पकण मोती जैसे ओस के समान कमल के फूलों पर गिरते हैं। वर्षा की उमस से प्रभावित पक्षी सरोवर के जल में कीड़े मकोड़े खोजते हैं। इसी सरोवर में हंस भी तैरते हैं। हवा मंद मंद गति से बहती है। उगते सूर्य की किरणों से तालाब का कमल स्वर्णिम दिखाई देता है। रात भर अलग रहने वाली चकवा चकई का सुबह क्रंदन बंद हो जाता है और वे शैवाल पर प्रणय कीड़ा करते हुए दिखाई देते हैं।
दुर्गम घाटी में कस्तूरी मृग अपनी ही कस्तूरी की सुगंध से उन्मादित होकर दौड़ते हैं। कस्तूरी न दिखने पर चिढ़ जाते हैं। यहाँ प्रकृति भी बादलों के घिरने पर उन्मादित हो जाती है। कवि चकवा चकई द्वारा किन मनोभावों को कविता में बताना चाहते हैं? सूर्योदय के आनंद का चकवा चकई पर पड़ने वाले प्रभाव को कवि बताना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि सूर्योदय के साथ ही विरहित चकवा चकई का क्रंदन बंद हो जाता है, वे आनंदित हो जाते हैं। कवि ने कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? कवि कहते हैं कि कस्तूरी मृग अपनी नाभि की सुगंध से उन्मादित हो जाते हैं और दुर्गम घाटियों में दौड़ते हैं। उनके उन्माद के कारण उनका वर्णन किया गया है। इस तरह से 1.3 बादल को घिरते हुए देखा है चैप्टर जो है वह समाप्त हुआ। धन्यवाद।